नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आंग्ल सिख युद्ध। देखो, आंग्ल सिख युद्ध को समझने से पहले ये समझो कि जो पंजाब वाला एरिया है उसमें पहले मुगल टाइम में जो सिख धर्म था उसका प्रभुत्व था, जिनमें सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया था कि मुगलों से जंग जारी रखी थी। क्योंकि क्या हुआ था कि जहांगीर के टाइम पर आते आते जो सिख और मुगल थे उनके संबंध खराब हो गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब से लोहा लिया और गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों की कमान संभाली। और जब बंदा बहादुर की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो मुगल सूबेदार था पंजाब प्रांत का, तो उस दौरान क्या होता है कि जो सिख है वो आपस में संगठित होकर 10 मिसलों में बढ़ जाते हैं। मिसले एक शब्द आएगा, मिसले का मतलब या एक तरीके से लगा सकते हैं अपन 10 संगठनों में तकरीबन 10 मिसले थी। मिसले 10 नहीं 12 मिसले थी। 12 मिसलों में बढ़ जाते हो तो 12 मिसलों में वो आपस में संगठित हो जाते हैं। और 12 मिसलों में एक मिसल थी शुक्रचरिया। एक मिसल का नाम आता है शुक्रचकिया मिसल। इस मिसल में एक राजा हुए जिनको अपन सभी जानते हैं, राजा रणजीत सिंह। ये इसी मिस्र में पैदा हुए थे। इस मिस्र के जो नेता थे, मुखिया थे, उस मुखिया का नाम है महासिंह। मिस्र के जो मुखिया थे उनका नाम है महासिंह। और ये सबसे पावरफुल मिस्र थी उस टाइम की, महासिंह। तो 1782 में जन्म होता है राजा रणजीत सिंह का महासिंह के घर में। शुक्रचकिया मिस्र के जो प्रमुख थे महासिंह, उनके घर में जन्म होता है रणजीत सिंह का। कहां पे? गुजरावाला जगह का नाम है, स्थान का नाम क्या है? गुजरावाला गांव में। इस गांव में जन्म होता है इनका, रणजीत सिंह का। और रणजीत सिंह वापिस से सिख शक्ति को स्थापित करने वाले एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते, जिन्होंने क्या किया था, पूरे पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब क्या होता है, देखो, महासिंह शुक्रचकिया मिस्र के प्रमुख थे। इनके घर रणजीत सिंह का जन्म होता है, गुजरावाला स्थान है। और क्या होता है, महासिंह की 1792 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1792 में मृत्यु हो जाती है। और 1792 मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि रणजीत सिंह की जो माता है, रणजीत सिंह की माता, इनकी सास और इनके दीवान एक मंत्री, इन्होंने मिलकर एक परिषद का गठन किया। सास का नाम, माता का नाम है राजकौर। माता का नाम क्या है? राजकौर। और सास का नाम है सदाकौर। और जो दीवान है, दीवान का नाम है लखपत राय। इन तीनों ने मिलकर एक परिषद का गठन किया, प्रतिशासन परिषद। इन्होंने प्रतिशासन परिषद का गठन किया। इनके नेतृत्व में थी, तीनों के नेतृत्व में ये प्रतिशासन परिषद इनके नेतृत्व में थी। और इन्होंने क्या किया था, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी तीनों ने। क्योंकि रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 82 में, 10 साल के पश्चात उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, पिताजी की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह छोटा था, तो इन्होंने क्या कर लिया, शासन की का जो बागडोर थी इन्होंने संभाल ली।
अब क्या होता है, इस परिषद ने तकरीबन क्या किया, इस परिषद ने 1792 से लेकर 1797 तक तकरीबन 5 साल तक क्या किया था, शासन कार्य चलाया, शासन कार्य की बागडोर संभाली। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1797 में जो शासन की बागडोर जो है वो रणजीत सिंह ने अपने हाथों में ले ली। रणजीत सिंह खुद क्या हो गए, समझदार हो गए थे और उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और 18 वर्ष की उम्र से ही 18 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने क्या कर दिया, अपना विजयी अभियान जारी कर दिया। अपना विजयी यानी कि दूसरे इलाकों को जीतना जारी रखा इन्होंने, विजयी अभियान जारी कर दिया। इसके तहत क्या किया, काफी सारे इलाकों को जीत लिया। कश्मीर को जीत लेंगे, मुल्तान को जीत लेंगे, पेशावर को जीत लेंगे, पंजाब का जो फिरोजपुर इलाका है, काफी सारे इलाकों को क्या कर लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे। अब होता क्या है कि 1798 में क्या होता है, जो काबुल का अमीर था, अफगानिस्तान का अमीर, नाम है उसका जमान शाह। क्या नाम है, जमान शाह। जमान शाह कौन था, ये अहमद शाह अब्दाली जो है, अब्दाली का पुत्र था। ये क्या करने आता है, ये जमान शाह पंजाब की विजय करने आता है, पंजाब को जीतने के लिए आता है। और पंजाब के काफी बड़े हिस्से पर क्या कर लेता है, ये फतह हासिल कर लेता है। पंजाब के काफी बड़े हिस्से पर, पंजाब के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। तो जो ये जमान शाह था, अबे अधिकार जमाने के बाद क्या करता है, ये वापस काबुल की तरफ लौटता है। क्या करेगा जमान शाह, क्या करेगा, वापस कहां जा रहा है, ये देखो, यहां पे काबुल, क्या है यहाँ पे काबुल, और ये वाला जो एरिया है ये पंजाब वाला एरिया कहलाता है, पंजाब वाला। तो इसके काफी बड़े हिस्से पर क्या कर लिया इसने, इस हिस्से पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और यहाँ पे थी जाते वक्त पंजाब के हिस्से से एक नदी बहती, यहाँ पे चिनाब नदी, कश्मीर पंजाब वाला एरिया, ये वाला एरिया है पंजाब, ये वाला और भी एरिया। तो चिनाब वापिस ये क्या जा रहा था, वापिस कहां जा रहा था, वापिस काबुल लौट रहा था। तो जो चिनाब नदी है उसके दलदल में इसकी 12 तोपें फंस गई। तो उस समय रणजीत सिंह का पंजाब के एक हिस्से पर क्या था, अधिकार था। तो रणजीत सिंह ने क्या किया कि जमान शाह को ये वचन दिया कि वो इन तोपों को निकाल कर क्या भेजे, काबुल भेज देगा। तो रणजीत सिंह ने इस 12 तोपों को निकाल कर क्या किया काबुल भेज दिया। इन तोपों को निकाल कर रणजीत सिंह ने काबुल भेज दिया। और इस घटना से क्या है कि जमान शाह बहुत प्रभावित हुआ, रणजीत सिंह से प्रसन्न हुआ। तो उसने क्या किया, रणजीत सिंह को लाहौर गिफ्ट कर दिया।
लाहौर का क्या बना दिया, उसको यहां का शासक बना दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 1799 में लाहौर पर क्या हो गया, रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। रणजीत सिंह का अधिकार हो गया और जमान शाह ने रणजीत सिंह को एक उपाधि दी। क्या दी, राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि। किसकी, राजा की। तो राजा रणजीत सिंह पूरा नाम है, तो राजा जो उपाधि दी थी वो जमान शाह ने दी थी। जमान शाह कौन था, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, काबुल का अमीर। तो ये लाहौर पर क्या है कि इसका वैधानिक तरीके से क्या हो गया, अधिकार हो गया। या ये राजधानी क्या थी, लाहौर में क्या बना लिया इसने, राजधानी बना ली पंजाब अपने राज्य, इसने रणजीत सिंह। और कब की कब बनाया, 1799। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब देखो क्या था कि अधिकार होने के बाद रणजीत सिंह ने पंजाब के अलावा कश्मीर पर अधिकार कर लिया, पंजाब के फिरोजपुर पर, मुल्तान पर, मुल्तान के अलावा बात की जाए तो उसने अंबाला के अलावा डेरा जाट पर, अंबाला, थानेश्वर का अधिकार कर लिया। कश्मीर पर उसका अधिकार हो गया, कश्मीर पर भी हो गया, कश्मीर पे भी अधिकार कर लिया था उसने। तो क्या काफी बड़े हिस्से पर क्या हो गया, उसका अधिकार हो गया था। इससे भी बढ़कर उसने क्या कर लिया, इन एरिया को लद्दाख तक आ गया था वो। इस बड़े एरिया तक यानी सिंध तक पहुंच गया था वो। तो काफी बड़े एरिया पर उसने क्या किया, फतह हासिल कर ली। और इस बढ़ते उसके शक्ति को बढ़ता हुआ देख क्या था कि दूसरी तरफ भारत में क्या था जब बात करते हैं तकरीबन 1800 के टाइम की, तो क्या होते हैं वो इस एरिया को जीत ही चुके थे पंजाब वाले, इस एरिया को जीत चुके थे। ये मराठा क्या थे, मराठा उस टाइम मराठा बचे हुए थे, मैसूर को हराए चुके थे। 1799 में मैसूर को हराया दिया पूरा इस वाले एरिया को। तो क्या था, एक तरीके से केवल ये वाला एरिया बचा हुआ था, इस पर अधिकार हो गया। एक एरिया अवध बचा हुआ था, अवध वाला एरिया, ये भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। कुछ सारी रियासतें आ गई, ये वाली सहायक संधि कर ली थी। तो तब जाकर क्या हुआ कि रणजीत सिंह की शक्ति को देखते हुए, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि रणजीत सिंह के साथ एक संधि कर ली, अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि से पहले रणजीत सिंह ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हुए जो अमृतसर वाला शहर है, वो जो अन्य मिस्ल है, भंगी मिस्ल, 12 मिस्लों में एक मिस्ल का नाम है भंगी मिस्ल, उससे क्या कर लेता है, उससे छीन लेता है। बात होती है 1805 की। तो अमृतसर को क्या करता है रणजीत सिंह, भंगी मिस्ल से छीन लेता है, इसको इनसे ले लेता है। और इसके प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि 1809 में रणजीत सिंह के साथ एक संधि कर ली, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, क्योंकि रणजीत सिंह इस वाले एरिया में पावरफुल हो चुका था और हो सकता था कि वो धीरे धीरे पूर्वी तरफ भी बढ़ ले। पर सतलज नदी जो थी, पंजाब की नदी, जो नदी है सतलज नदी, इस वाले एरिया तक इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया था। और इस सतलज के दक्षिण में जो ये वाले एरिया थे, इन पर अंग्रेजों के मित्र राज्य रहते, तो अंग्रेज उससे घबरा गए। अंग्रेजों को लगा कि अगर रणजीत सिंह की शक्ति बढ़ गई तो अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो उसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि 1809 में एक संधि कर ली, किसके साथ, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ। और ये जो संधि की गई थी, ये सर चार्ल्स मेडकाफ के नेतृत्व में की गई। संधि किसके साथ हुई थी, रणजीत सिंह और
चार्ल्स मेटकाफ, सर चार्ल्स मेटकाफ इसके नेतृत्व में हुई थी। तो मिंटो ने मेटकाफ को भेजा था, तो इसके बीच क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। अब इस संधि के कुछ प्रावधान थे, इस संधि की जो शर्तें हैं वो शर्तें देखो। पहली शर्त देखो, इस संधि की जो पहली शर्त है वो है कि सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया। दक्षिणी सीमा मान लिया गया। दूसरी जो प्रावधान थे, दूसरा प्रावधान ये था कि अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी सेना थी वो लुधियाना में रखने की मंजूरी दी कि लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। इस संधि का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सहायक संधि कर ली थी। सहायक संधि है वो रणजीत सिंह ने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी, याद रखना कि पंजाब में सहायक संधि नहीं हुई थी, सीधे ही पंजाब का विलय हो गया था डलहौजी के टाइम पर। रखी जाएगी लुधियाना में। अब जो तीसरी शर्त वो ये है कि अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। उत्तर की तरफ ये कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये चौथा प्रावधान ये था कि रणजीत सिंह सतलज के दक्षिण के राज्यों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करें। ये प्रावधान किए गए। कुछ शर्तें थी संधि की जो कि आपको नोट करना है। ये चार 1809 में संधि हुई रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच, जिनमें पहली शर्त थी, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। ये शर्तें थी, इनको आप नोट करो। ठीक है, आगे देखो। और देखो रणजीत सिंह ने क्या किया, कश्मीर को, अटक को, डेरा जाट को, पेशावर पर अधिकार के लिए काफी सारा क्षेत्र फैला लिया था। अब क्या हुआ कि संधि उधर अमृतसर की संधि हुई और क्या 1809 में ही तो काबुल की सत्ता थी उसमें परिवर्तन हो गया। 1809 में क्या हुआ, 1809 में कि जो शाहसुजा था, अफगानिस्तान का शासक शाहसुजा, 1909 में शाहसुजा जो कौन था, अब्दाली का पौत्र था। अब्दाली का पौत्र यानी पोता। पहले कौन था, पहले जमान शाह था, जमान शाह के बाद शाहसुजा आएगा। शाहसुजा को क्या किया 1809 में, शाहसुजा को उसके भाई का नाम है दोस्त मोहम्मद।
उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया, उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। और ये शाह सूजा क्या कर रहा था, ये लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर, लाहौर किसकी राजधानी थी, रणजीत सिंह की, लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, व्यतीत कर रहा था, लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। ये कौन, शाह सूजा। अब क्या हुआ कि शाह सूजा भी यही है और रणजीत सिंह भी यही है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी परिस्थिति को फायदा उठाया। तो अंग्रेजों ने, अंग्रेज प्लस रणजीत सिंह प्लस शाह सूजा ने क्या मिल रहा है, एक त्रिगुट बनाया, त्रिगुट बनाया। अब मकसद क्या था त्रिगुट बनाने का, जो काबुल का शासक है, काबुल का अमीर, वो कौन था, वो था दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद जिसका भाई था। शाह सूजा को उठाकर दोस्त मोहम्मद ने क्या कर लिया था, गद्दी प्राप्त की थी। अब क्या किया कि अंग्रेजों ने एक त्रिगुट बना लिया, जिसके तहत क्या था कि शाह सूजा को दोस्त मोहम्मद की जगह बिठाना, यानी काबुल की सत्ता पर किसको बिठाना, शाह सूजा को बिठाना। क्यों बिठाना, कि क्या हुआ कि दोस्त मोहम्मद ने जो रूस है, रूस के साथ क्या कर ली थी, मित्रता स्थापित कर ली थी, मित्रता स्थापित कर ली थी। पहले तो क्या था कि पहले अंग्रेज से दोस्ती करना चाहते थे, दोस्त मोहम्मद के साथ, लेकिन दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों की मित्रता ना करते हुए रूस के साथ मित्रता कर ली, और रूस क्या है, भारत की तरफ बढ़ना चाहता था। तो बढ़ते रूस के खतरे को देखकर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह और शाह सूजा के साथ एक त्रिगुट बना लिया, जिसके तहत क्या था कि काबुल पर अटैक करके दोस्त मोहम्मद को हटाना था। और इसी के तहत चलते हुए प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज अफगान युद्ध, उसकी शुरुआत हुई थी। उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है अपन को याद रखना है कि दोस्त मोहम्मद इनके बीच एक समझौता हुआ था। और ये याद रखना कि जो शाह सूजा है, शाह सूजा ने रणजीत सिंह को, राजा रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा दिया। अब कोहिनूर हीरा उनके पास कैसे गया, मैं बता चुका हूं कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था 1739 में, जो करनाल का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने दिल्ली को जो लूटा, और दिल्ली को लूट के दौरान उससे लाल किले में एक सिंहासन मिला, जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था सिंहासन, इसका नाम है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस सिंहासन। उस तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में वो ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, एक कोहिनूर हीरा उसमें लगा हुआ था। वो कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था अपने साथ काबुल। और नादिर शाह के बाद कौन हुआ, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बाद कौन हुआ, जमान शाह, जमान शाह के बाद शाह सूजा, तो शाह सूजा के पास था। और शाह सूजा जब लाहौर में निर्वासित जीवन जी रहा था, तो उसने क्या किया, रणजीत सिंह को हीरा भेंट किया, और यहीं से वो हीरा कहां चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। तो इंडिया का जो अंतिम ओनर था वो था रणजीत सिंह। उसके बाद वो हीरा रानी विक्टोरिया के ताज में चला गया। ठीक है, तो यहां से ये क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। त्रिगुट बना लिया। और रणजीत सिंह के साथ संधि करने का मकसद था त्रिगुट में शामिल होने का। अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब से होकर जो अंग्रेजी सेना है वो कहां चली जाए, पंजाब से होते हुए अफगानिस्तान में चली जाए। तो इसकी हेल्प लेना जरूरी था। और क्या हुआ फिर, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 27 जून 1839 को। रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 को क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती।
अभी आंग्ल सिख युद्ध की स्टार्टिंग नहीं हुई, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद स्टार्ट होगा आंग्ल सिख युद्ध। क्या था कि रणजीत सिंह को यह पता था कि अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा हो सकता है, तो उसने अंग्रेजों के साथ कभी भी दुश्मनी मोल नहीं ली। उसने अंग्रेजों के साथ हमेशा मित्रता पूर्ण व्यवहार किया था। उसने ऐसे कोई काम नहीं किया जिससे अंग्रेज क्या हो जाए, नाराज हो जाए। अब बात की जाए, जब मराठा वॉर चल रहा था तब होलकर भी क्या था कि उनके पास, रणजीत सिंह के पास गया था। जब क्या था कि उधर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, उसने जो सेनानायक भेजे थे, वो एक सेनानायक उसके पीछे चला गया था होलकर के पीछे। तो होलकर सूरजमल के पास, मतलब सूरजमल से रणजीत सिंह के पास पहुंचा, तो रणजीत सिंह ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेज लगे हुए थे और वो अंग्रेजों को किसी प्रकार से कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के संबंधों की बात की जाए तो हमेशा जो संबंध थे वो क्या थे, तनावपूर्ण नहीं थे, सही थे, मित्रतावत थे, क्योंकि अंग्रेज इतने खतरनाक थे और जिसको रणजीत सिंह समझता था। इसलिए उसने संधि की, अमृतसर की, और त्रिकूट में भी शामिल हुआ। अगर वो किसी संधि नहीं करता, त्रिकूट में शामिल नहीं होता, तो हो सकता था कि रणजीत सिंह के टाइम पर ही कुछ ऐसा बड़ा वॉर छिड़ जाता अंग्रेजों और सिखों के बीच। इससे हमें इतिहास में कुछ और घटनाएं देखने को मिलती। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु का उन्होंने इंतजार किया, और रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि जो शासन जो था उसमें डामाडोल स्थिति हो गई पंजाब के शासन की, प्रशासन हिल गया, और जो सेनापति था, जो दीवान थे, वो क्या वो भ्रष्ट निकले। उनको लालच देकर क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया। और क्या किया, जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसमें उनकी हार हुई, और अंतिम रूप से सिख का क्या कर लिया उन्होंने, सिख साम्राज्य का या पंजाब राज्य का ब्रिटिश एरिया में या फिर अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह का जो शासन था वो यही तक था। 1839 में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है ना 3 शासक और आते हैं। देखो, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 3 शासक और आते हैं। तो रणजीत सिंह के जो पुत्र हैं उनको देखो, पहले जो आंग्ल सिख के युद्ध की स्टार्टिंग होती है वो रणजीत सिंह का जो अल्पवयस्क पुत्र है, इसका नाम है दलीप सिंह, उसके टाइम पे होती है। लेकिन दलीप सिंह के सिंहासन रोहण से पहले 3 शासक सिंहासन पर आए और चले गए, क्योंकि वो अयोग्य थे। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, देखो, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब, देखो, मृत्यु के बाद जो है जो राजा बनते हैं वो देखो कौन थे, वो थे खड़क सिंह। खड़क सिंह का बाद नोनिहाल सिंह खड़क सिंह का पुत्र था। खड़क सिंह किसका पुत्र था, रणजीत सिंह का पुत्र था। इसके बाद जो है रणजीत सिंह का दूसरा पुत्र है शेर सिंह, ये राजा बना। ये 3 शासक, 1 2 3। खड़क सिंह किसका पुत्र था, रणजीत सिंह का, और रणजीत सिंह का ये शेर सिंह दूसरा पुत्र था। खड़क सिंह के बाद खड़क सिंह का पुत्र नौनिहाल सिंह राजा बना, और नौनिहाल सिंह के बाद जो रणजीत सिंह का दूसरा पुत्र था शेर सिंह, वो राजा बना। लेकिन ये क्या थे, अयोग्य थे। कौन थे, अयोग्य थे। तो इनकी अयोग्यता के कारण ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। और फिर क्या है कि 1843 में दलीप सिंह क्या बनता है, पंजाब का शासक बनता है। क्यों, ये दलीप सिंह क्या था, अल्पवयस्क था, छोटा था, अल्पवयस्क था। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग होती है दिलीप सिंह से आंग्ल सिख युद्ध की। अब देखो, दिलीप सिंह को राजा बना दिया। दिलीप सिंह क्या था, अल्पवयस्क था। तो जो दिलीप सिंह क्या था, ये शासन नहीं चला सकता था। तो इसकी जो माता है
दिलीप सिंह की माता जिसका नाम है जिंदा कौर भी कहते हैं, जिंदन भी कहते हैं, जिंदन कह दो या जिंदा कौर कह दो, एक ही बात। जिंदन कौर, जिंदन कौर इसने क्या किया, ये क्या बन गई, इसकी संरक्षिका बन गई। क्या बन गई, संरक्षिका बन गई। और इसके साथ सेनापति और दीवान भी थे जिन्होंने क्या किया था, इनका जो शासन की बागडोर है उन्होंने संभाली। ठीक है, तो ये दिलीप सिंह है, अब नया शासक आएगा, शासन की बागडोर इसकी माता जिंदन कौर के हाथ में थी। अब देखो आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये चला था 1845 से 46 तक। ठीक है, तकरीबन 1 साल 2 साल तक। अब देखो क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना और अंग्रेजी सेना में क्या हुई, लड़ाई हुई। सिख सेना वर्सेस अंग्रेजी सेना में क्या हुई, एक लड़ाई हुई। अंग्रेजी सेना की जो कमान थी वो थी सर ह्यू गफ के हाथ में। ह्यू गफ इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया अंग्रेजी सेना का। लेकिन क्या हुआ, ये युद्ध क्या था, अनिर्णायक था, किसी प्रकार का कोई वो रिजल्ट नहीं निकला। और उसके 2 दिन बाद क्या, 13 दिसंबर 1845 को क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग ने, जो कि गवर्नर था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। और यह कहा कि, और क्या कहा कि महाराजा दलीप सिंह के राज्य का, महाराजा दलीप सिंह के राज्य का सतलज के बाईं ओर का भाग अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाए, ये घोषणा कर दी साहब उन्होंने। तो इससे क्या है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है इस घोषणा के साथ ही। अब देखो इसमें क्या है कि तकरीबन इसमें कुल मिलाकर 5 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए थे, 5 युद्ध लड़े गए इस युद्ध में, जिनमें से 4 युद्ध क्या थे, अनिर्णायक थे। 4 युद्ध अनिर्णायक थे। इन 4 युद्धों में देखो, पहली जो लड़ाई थी वो थी मुदकी की लड़ाई। दूसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी फिरोज शाह की लड़ाई, फिरोज शाह में लड़ी गई। तीसरी जो लड़ाई गई थी वो लड़ी गई थी बदवाल में, और चौथी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आलीवाल में।
पहली बार इन चारों लड़ाई में जो जो लड़े गए ये अनिर्णायक थे। केवल पांचवी लड़ाई कह रही ये निर्णायक रही। पांचवी लड़ाई कैसी निर्णायक रही। जो पांचवी लड़ाई थी वो थी समराव की लड़ाई। कौन थी? समराव का युद्ध। ये लड़ी गई थी 10 फरवरी 1845 को 45-46 ये निर्णायक। इसमें क्या है कि सिख सेना की क्या हुई थी? बहुत बुरी तरह हार हुई थी। क्यों हुई थी ये निर्णायक हार? क्यों हुई? क्योंकि जो लाल सिंह और तेजा सिंह थे, लाल सिंह और तेजा सिंह जो कि सिख सेना के सैन्य सेनापति थे, लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों ने ये लड़ाई हारी थी। विश्वासघात के कारण सिख ये लड़ाई हार गए थे। तो इनकी विश्वासघात के कारण लाल सिंह और तेजा सिंह जो थे इस सेना के कमांडर थे या सेनापति थे कहें तो इनके विश्वासघात के कारण ये लड़ाई इन लोगों ने मतलब सिखों ने हारी थी। और क्या हुआ कि इस लड़ाई के बाद क्या हुआ? जो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया कि लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार कर लिया और फिर एक संधि होती है लाहौर की संधि। फिर इसके बाद क्या होती है? एक संधि होती है लाहौर की संधि। ठीक है, लाहौर की संधि होती है ये तकरीबन 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि। इस संधि के प्रावधान देखो। लाहौर की संधि के प्रावधान देखो। किसके बीच थे? अंग्रेजों और सिखों के बीच। शर्तें देखो इसकी। पहली शर्त देखो क्या क्या किया सिखों ने? सतलज के दक्षिण की ओर के सभी हिस्से किसको दे दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए। सतलज नदी के दक्षिण वाले भाग के हिस्से हैं तो सारे अंग्रेजों को सौंप दिए संधि के तहत। और क्या किया गया कि लाहौर दरबार जो था यानी सिख दरबार था, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि युद्ध हर्जाने के तौर पर रुपए की राशि का युद्ध हर्जाना थोपा गया। यह स्टेटमेंट अगर यही करते जिसकी हार हो जाती तो उसको क्या करते थे? युद्ध हर्जाना देना पड़ता था। सिख सेना में कटौती कर दी। सिख सेना में कटौती देखो अब क्या रखेंगे? केवल 20,000 तो क्या रखेंगे?
सैनिक रखेंगे, पैदल सैनिक, और 12,000 क्या रखेंगे, घुड़सवार रखेंगे। ये रखेंगे, ये संधि के प्रावधान थे। और इसके तहत क्या किया गया था, ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में नियुक्त किया गया। ये संधि थी। तो इसके तहत क्या होता है, ये प्रथम आंग्ल शिक युद्ध था, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रथम आंग्ल शिक ये संधि जो है, ये संधि जो है स्थायी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, अब देखो। इसके बाद क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल शिक जो है उसकी स्टार्टिंग रहती है। स्थायी नहीं रहती। स्थायी नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, क्योंकि जो हेनरी लॉरेंस था, हेनरी अंग्रेज अधिकारी हेनरी ने राजमाता जिंदा कौर, राजमाता जिंदा कौर में लाल सिंह पर कश्मीर में विद्रोह भड़काने का इल्जाम लगाया। लाल सिंह पर कश्मीर में विद्रोह कराने का क्या लगाया, इल्जाम लगाया। विद्रोह का इल्जाम लगाया इनके ऊपर, विद्रोह का इल्जाम लगाया इनके ऊपर। इनको इल्जाम लगा दिया और क्या कर दिया, इन दोनों क्या कर दिया, जो इनको क्या कर पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया। क्या थे ये, अब कौन सा पद था, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैसे संरक्षित बन चुके थे। लाल सिंह सेना का प्रमुख था, दीवान था, प्रमुख अधिकारी था, जिसको हटा दिया। राजमाता संरक्षिका थी, इसको हटा दिया। इन दोनों को हटा दिया उनके पद से। और फिर क्या होता है कि एक संधि होती है 1846 में, दूसरी संधि भेरोवाल की संधि। एक होती है, दूसरी संधि क्या नाम है उसका, भेरोवाल की संधि। लाहौर दरबार और अंग्रेजों के बीच। अब इसमें क्या था कि प्रशासन के लिए एक नई कमेटी, एक नया तरीका इजाद किया जाएगा। इस संधि में क्या था कि प्रशासन के लिए एक नई संधि, एक नई कमेटी इजाद की जाएगी। अब वो देखो क्या था। भेरोवाल की संधि। इस संधि के अनुसार पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए, पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों के समर्थक चलाने के लिए अंग्रेजों के समर्थक 8 सिख सरदारों की 8 सिख सरदारों की संरक्षण समिति बनाई गई। सरदारों की संरक्षण समिति बनाई गई। संरक्षण समिति बनाई गई और हेनरी लॉरेंस जो है इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और हेनरी लॉरेंस को
इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, एक समिति 8 सिख सरदारों की संरक्षण समिति हेनरी लॉरेंस की अध्यक्ष बनेगी। और क्या किया गया, एक अंग्रेजी सेना लाहौर में रखी गई और इसका जो खर्चा है वो था 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का जो खर्चा है, वार्षिक पेंशन 22 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए जो है वो किसको देने थे, 22 लाख रुपए वार्षिक दरबार को देने थे। दरबार द्वारा अंग्रेजों को देना, अंग्रेजों को देंगे 22 लाख रुपए का खर्चा सेना की बदली। और क्या किया गया इसके तहत, जो राजमाता जिंदा कौर थी, जिंदा कौर को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बांधकर वार्षिक पेंशन देकर शेखपुर में भेज दिया। एक जगह भेज दी, शेखपुर। भेज दिया। जिंदा कौर नहीं है वहां पर, लाल सिंह भी नहीं है, दलीप सिंह है, लेकिन वो जो समिति बनाई गई है 8 सिख सरदार चलाएंगे पूरा काम, अध्यक्ष कौन है, हेनरी लॉरेंस। और एक अंग्रेजी सेना है वहां पर। 22 लाख रुपए जो दलीप सिंह अंग्रेजों को देंगे इसके बदले में, और जिंदा कौर है उसको 1.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बांध दी और शेखपुर जो है वहां भेज दिया। लेकिन क्या होगा कि ये पेंशन को भी घटाकर 1.5 लाख से घटाकर 48,000 कर दी जाएगी। लॉर्ड जो डलहौजी आएगा तब इसकी पेंशन घटा दी जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ये क्या होगी, प्रथम से आंग्ल से की जो युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है भेरोवाल की संधि के तरह अंतिम रूप से। अब देखो इसके बाद जो युद्ध आएगा वो आदित्य आंग्ल से युद्ध। 2 युद्ध इसमें याद रखना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये युद्ध चला था करीब 1 साल, 1848 से लेकर 49 ईस्वी तक। क्योंकि 48 में कौन आ गया, डलहौजी आ गया। उस समय गवर्नर कौन था, याद रखना, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। और इसकी नीति क्या थी, राज्य हड़प। ये क्या था, पंजाब को भी हड़पना चाहता था। तो इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण बताया जाता है, और मुल्तान के सूबेदार मूलराज का द्वारा विद्रोह। युद्ध का जो कारण है वह है मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। इसने क्या किया, मूलराज ने, कि मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने के लिए क्या बनाई, योजना बनाई और विद्रोह कर दिया। मूलराज प्लस शेर सिंह, मूलराज, शेर सिंह और छतर सिंह ने क्या बनाया कि पंजाब को मुक्त कराना चाहते थे। पंजाब को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे। ये कौन से सूबेदार थे, ये
लाहौर दरबार के प्रमुख मंत्री हुआ करते थे उस टाइम में, प्रमुख अधिकारी थे तरीके से ये कह सकते हैं। तो मुक्त करना चाहते थे तो उन्होंने क्या कर दिया, तीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो क्या करेंगे, विद्रोह को दबाएंगे। तो क्या हुआ कि इसके बाद एक युद्ध होता है, चिलियान वाला युद्ध। इसके बाद युद्ध होगा चिलियान वाला युद्ध। कब होगा ये होगा 13 जनवरी 1848 को। 13 जनवरी 1848 को किसके बीच होगा, सिख प्लस अंग्रेज। अंग्रेज कौन था, लॉर्ड गफ। नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड गफ ने नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों का। ये युद्ध जादू क्या था, अनिर्णायक था। कोई निर्णय नहीं निकला। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि एक नए सेनापति चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक नए सेनापति को नियुक्त किया। इसका नाम था चार्ल्स नेपियर। इसको सेना का क्या गया, प्रधान बनाया। और फिर ये सेना लेकर एक युद्ध करता है, गुजरात का युद्ध। वो गुजरात नहीं, ये दूसरा गुजरात है, पंजाब में जगह है। गुजरात का युद्ध होता है, एक सिखों के साथ गुजरात का युद्ध होता है। दूसरी तरफ नेपियर वर्सेस सिख सेना। किसका, कौन सा, गुजरात का युद्ध होता है। कब होता है ये होता है 21 फरवरी 1849 को, जिसमें सिख सेना बहुत बुरी तरह हारती है और चार्ल्स नेपियर जीत जाता है। और इसी युद्ध को क्या कहते हैं, इसी युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे को, तोपों का युद्ध भी कहते हैं। अब तोपों का युद्ध इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि तोपें युद्ध काफी मारता है। तोपों का युद्ध भी कहते हैं इसमें। क्या कहते हैं, तोपों का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, चार्ल्स नेपियर ने किया। 30 मार्च। और क्या किया, सिख सेना को क्या बहुत तरी मुंगी खानी पड़ी। और इस तरीके से क्या किया इसने, चार्ल्स नेपियर ने पंजाब को जीत लिया। पंजाब को जीत लिया। और पंजाब को जीतने के बाद इसने क्या किया, पंजाब का अंग्रेजी हुकूमत में विलय कर लिया। 30 मार्च 1849 को क्या कर लिया, नेपियर ने पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। विलय, पंजाब का विलय कर दिया, विलय कर दिया, यानी पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। और इसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध के बाद जो दलीप सिंह थे, कौन थे, दलीप सिंह, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इधर लिख रहा हूं ना। जो महाराजा दलीप सिंह थे, दलीप के अंदर दलीप सिंह को और उनकी माता जो थी, क्या नाम था, जिंदा कौर को कहां भेज दिया, दोनों को इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड भेज दिया कि आप वहां रहिए। और इनकी क्या बांध दी, पेंशन बांध दी। और पंजाब क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बांध दी। पेंशन कितनी थी, 5 लाख रुपए वार्षिक, मतलब 1 साल की 5 लाख रुपए पेंशन देकर दोनों को कहा भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया साहब। और इस तरीके से क्या हुआ, जो पंजाब जो है क्या हो गया, पंजाब जो है, पंजाब पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। ठीक है, जितने ही आंग्ल युद्ध में
सिखों की बहुत बुरी तरह से हार होती है। और गुजरावाला अंतिम युद्ध कौन सा था? गुजरात के वजह से तोपों को युद्ध कहा जाता है। 30 मार्च 1849 को नेपियर ने इसका विलय कर लिया। डलहौजी की नीति थी विलय करने की, दूसरे अधिकारी ने कह दी इसके विलय मत करो, लेकिन डलहौजी ने विलय कर लिया। और इस तरीके से क्या होता है, पंजाब भी जो है अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये आज अपन ने पढ़ लिया आंग्ल सिख युद्ध। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।